बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। मुख्तलिफ गैसेस हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में किस तरह ट्रांसपोर्ट करती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इनको हम मेन डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर कि किस तरह ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्रांसपोर्ट कर रही हैं और आपके बॉडी के सेल्स में जा रही हैं और वहां वापस आ रही हैं। ये सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। डिस्कशन से पहले इन गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट का जनरल रूट है वो रूट हम डिस्कस करेंगे कि हम एक गैस को लेते कहाँ से हैं, वो गैस आगे कहाँ जाती है और दोबारा वो गैस हम उसे बाहर कैसे निकालती हैं। ये जो जनरल रूट है ये हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम सांस लेते हैं, सांस लेते हुए ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं एयर के जरिए। वो ऑक्सीजन आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू होती आती है लंग्स के अंदर। अब लंग्स के अंदर आपको पता है एल्वियोलर सैक्स हैं। एल्वियोलर सैक्स जो कि एल्वुलाई के अंदर पड़े होते हैं, एल्वियोलर सैक्स। वो ऑक्सीजन जो एयर आपने इनहेल की, उस एयर में जो ऑक्सीजन थी वो ऑक्सीजन इस एल्वियोलर सैक में एंटर होती है। सपोज करें ये एल्वियोलर सैक खड़े हैं बहुत सारे, ये बहुत सारे हमने बनाए हुए हैं। किसी एक में सपोज करें ऑक्सीजन जो है वो इसमें एंटर होती है एल्वियोलर सैक में। अब एल्वियोलर सैक के इर्द गिर्द ब्लड की कैपिलरीज हैं, खून की बहुत बारीक बारीक नालियां हैं जो आई होती हैं हार्ट से। उन नालियों को हम बोलते हैं ब्रोंकियल आर्टरीज, जो ब्लड में ऑक्सीजन लेने आई होती हैं। अब सपोज करें कि ये एक आर्टरी है, ब्रोंकियल आर्टरी है जो फर्दर डिवाइड होकर उसने कैपिलरी बना दी है। इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन जो है इसमें हमने डालनी है। तो इस एल्वियोलाई से ये ऑक्सीजन डिफ्यूज करके यहाँ जाती है इस कैपिलरी के अंदर। कैपिलरी से जब ऑक्सीजन चली गई, ये ऑक्सीजन वो कैपिलरीज दोबारा बाइंड करके वेन बनाएंगे। उस वेन को हम बोलेंगे ब्रोंकियल वेन, और वो वेन दोबारा आपके हार्ट में एंटर होगी और हार्ट आगे ब्लड को पंप करेगा। हार्ट जो है तमाम आर्टरीज में ब्लड को पंप कर देता है, और आर्टरीज फिर जब आप बॉडी के सेल्स के पास पहुंचती हैं, वो आर्टरीज डिवाइड होके तो बॉडी के सेल्स पर पहुंचते वक्त वो आर्टरीज फर्दर डिवाइड होती हैं कैपिलरीज के अंदर। कैपिलरीज बहुत बारीक नालियां हैं, ये सिर्फ सेल की एक तह पर मुश्तमिल है। इसमें डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो इजीली हो सकता है गैसेस का। अब ये कैपिलरीज आपकी जो पड़ी हैं वो इन बॉडी के सेल्स के आसपास कहीं पड़ी हैं। सपोज कर लेंगे तो आसपास कहीं पड़ी हैं। इन कैपिलरीज ने इन बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करनी है। तो ये कैपिलरीज डायरेक्ट सेल से इनका कांटेक्ट नहीं है। कैपिलरीज का जो डायरेक्ट कांटेक्ट है वो नहीं है। सपोज करें कि ये कोई आपकी जो कैपिलरीज हैं, सपोज करें ये कोई कैपिलरीज आ रही है, ये कोई कैपिलरीज आ रही है। इनका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है बॉडी के सेल्स के साथ, बल्कि आप देख रहे हैं कि ये तो अपने रास्ते में ऐसे जा रही है ब्रांचेस की फॉर्म में। डायरेक्ट कांटेक्ट इनका बिल्कुल नहीं है। तो ये जो कैपिलरीज हैं ये ऑक्सीजन को रिलीज कहां पे करेंगी? सेल्स के आसपास जो खाली जगह आप देख रहे हैं, आसपास खाली जगह, उस सराउंडिंग एरिया में वहां पे लिक्विड है, पानी वगैरह, साल्ट वगैरह पड़े हैं, उनमें ये कैपिलरीज ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे। रिलीज करने के बाद वो ऑक्सीजन दोबारा इन सेल्स के अंदर डिफ्यूज करके एंटर होगी इन सेल्स के अंदर। जब ऑक्सीजन एंटर हो जाएगी तो उस वक्त ये ऑक्सीजन फिर काम आएगी बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज पड़ा होगा, प्रोटीन पड़ी होगी, उसकी ब्रेक डाउन में ये ऑक्सीजन काम आएगी। जब ब्रेक डाउन हो जाएगी तो उस ब्रेक डाउन के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी गैस। उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। तो इन सेल से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और ये फिर जाएगी बॉडी फ्लूइड में, यानी इस खाली जगह में फिर कार्बन डाइऑक्साइड आएगी बॉडी फ्लूइड से फिर वेन्स के अंदर। अब जो ब्लड आपका यहाँ वेन में पड़ा है, इस वेन में ऑक्सीजन नहीं है। इस ब्लड को हम यूजुअली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो इस वेन में जो आपका ब्लड होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, ऑक्सीजन कम होगी। उस बेस पे इसको हम बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड दोबारा आएगा थ्रू द वेन्स टुवर्ड द हार्ट। हार्ट फिर ब्लड को पंप करेगा लंग्स के पास, ताकि वो लंग्स के एल्वियोलर सैक्स वाले पॉइंट पर
ऑक्सीजन को ले सके, लेने के बाद दोबारा फिर जो आपका जो ब्लड है बाय द ब्रोंकियल वेन दोबारा वो ब्लड जाएगा हार्ट के पास, इस तरह फिर बॉडी की सप्लाई होगा। ये तो एक जनरल रूट हो गया, डिस्कस किया कि हमने किस तरह ऑक्सीजन हमारे बॉडी की सेल के पास पहुंच रही है और दोबारा फिर वापस किस तरह आ रही है। अब हम वन में देखेंगे कि ऑक्सीजन किस तरह ट्रांसपोर्ट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है हमारी बॉडी के अंदर, इनको हम वन बाय वन देखेंगे। पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जब आपकी बॉडी में एंटर हुई, आप सांस ले रहे हैं, अपना कोई जोर नहीं लगा रहे, आप सांस लेते वक्त सुकून से बैठे हैं, सांस ले रहे हैं, लेकिन ये सांस आपके लंग्स में एंटर क्यों हो रहा है, क्या वजह है? इसकी जो एक बड़ी वजह है वो है डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर। जो माहौल का पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा होता है, आपके फेफड़ों का पार्शियल प्रेशर कम होता है फेफड़ों के अंदर। तो पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस की वजह से जो बाहर की हवा है तेजी से वो अंदर एंटर होती है, हमें जोर नहीं लगाना पड़ता, ऑटोमेटिकली हवा अंदर जा रही है। सम टाइम अगर हमें ज्यादा मिकदार में ऑक्सीजन चाहिए तो फिर हम थोड़ा बहुत फोर्स लगाते हैं, तेज से सांस लेते हैं ताकि ऑक्सीजन ज्यादा हमारी बॉडी में एंटर हो। लेकिन नॉर्मल रूटीन में जस्ट पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ही बाहर की हवा तेजी से हमारे अंदर फेफड़ों में जा रही है। तो जैसे वो हवा जो है उसमें जो ऑक्सीजन है वो चली गई है हमारे एल्वेओलर डक्ट्स के अंदर और वहां कैपिलरीज सराउंडिंग उस कैपिलरीज पड़ी है उसके इर्द गिर्द और वो कैपिलरीज ब्लड को लेना चाह रही हैं। तो जैसे वो ब्लड जो कैपिलरीज के अंदर पड़ा है उस ब्लड के अंदर एक प्रोटीन है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रोटीन आपके जो आरबीसीज हैं उनके अंदर पड़ी होती है। उस वो प्रोटीन ही मेन शय है जिससे जाके ऑक्सीजन ने जुड़ना है और आगे वो हीमोग्लोबिन उसको कैरी करके लेके जाएगा बॉडी के सेल्स के पास। तो जो हीमोग्लोबिन है नॉर्मल रूटीन में ये अकेला हीमोग्लोबिन है, लेकिन ये अकेला हीमोग्लोबिन है, लेकिन जब ये कंबाइन होगा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से ये बन जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन है इसका कलर अमूमन नॉर्मल पर्पल रेड होता है, यानी तेज सुर्ख नहीं होता है, चमकदार सुर्ख नहीं होता। सुर्ख तो होगा लेकिन चमकदार सुर्ख नहीं होगा, थोड़ा पर्पल टाइप की झलक होगी इसमें और नॉर्मल हीमोग्लोबिन की। लेकिन जब वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद जो उसका कलर है वो ब्राइट रेड हो जाएगा, चमकदार सुर्ख हो जाएगा, चमक उसमें ज्यादा आ जाएगी, लाल भी होगा लेकिन चमक भी होगी ऑक्सीजन के आ जाने की वजह से। और हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ जो चीज जोड़ रही है उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्राइज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये एक एंजाइम है बेसिकली जो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से जोड़ता है और आगे बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी जो ऑक्सीजन है वो आपकी एल्वेओलर डक्ट से निकल के ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन से जुड़ गई बाय द कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब वो जो हीमोग्लोबिन बना है उसको हम बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर ब्लड के थ्रू ट्रेवल करता हुआ जाएगा बॉडी के सेल्स के पास, लेकिन उससे पहले कैपिलरीज के बाहर निकलेगा बॉडी फ्लूइड के अंदर। जैसे बॉडी फ्लूइड में ये निकलेगा वहां पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन रिलीज करनी है। रिलीज करने के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिलीज करवाने में हेल्प करेंगे? पहला फैक्टर हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। जिस जगह पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन गया पड़ा है अगर वहां कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा हो चुकी है उस लिक्विड के अंदर तो यकीनन जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी और हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन फौरन ऑक्सीजन रिलीज कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार के ज्यादा होने की वजह से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वो है पीएच। आपकी पीएच, अगर आपके ब्लड की पीएच कम है, कम पीएच आपको पता है कम पीएच का मतलब ये है कि ये मीडियम एसिडिक मीडियम होगा। जो एसिडिक मीडियम है उसमें आपको पता है प्रोटॉन ज्यादा होते हैं। एसिड हमेशा वही शय है जो प्रोटॉन देते हैं। प्रोटॉन जो है वो एसिडिक मीडियम में ज्यादा होंगे, यानी H+ आयन जो है ये ज्यादा होंगे एसिडिक मीडियम में जब पीएच कम होगी। तो ये जो प्रोटॉन है ये मिल जाएंगे आपके हीमोग्लोबिन के साथ, ये प्रोटॉन हीमोग्लोबिन से मिल जाएंगे। जब ये प्रोटॉन मिल जाएंगे इस हीमोग्लोबिन से तो हीमोग्लोबिन पर ऑक्सीजन को जुड़ने की जगह नहीं मिलेगी। जब ऑक्सीजन जुड़ने की जगह नहीं मिलेगी तो वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा। तो हम कह सकते हैं पीएच के कम होने की वजह से जो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है और पीएच के बढ़ जाने से हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। अब हम
दोबारा बता रहा हूँ कि अगर पीएच कम है, पीएच अगर कम हो गई तो कम होने की बजाय, कम होने की जो अलामत है उसका मतलब है कि मीडियम एसिडिक हो चुका है, एसिडिक मीडियम में प्रोटॉन ज्यादा आ गए हैं। एसिड है ही वही है जो प्रोटॉन दे दे, जब प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो वो प्रोटॉन आपके हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएंगे, वो प्रोटॉन हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएंगे, हीमोग्लोबिन के स्पेशली प्रोटीन पार्ट से। अब हीमोग्लोबिन के पास तो प्रोटॉन जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन के जुड़ने की जगह ही नहीं है, तो फिर ऑक्सीजन कहाँ पे आके जुड़ेगा? ऑक्सीजन को जुड़ने की जगह नहीं मिलेगी तो हीमोग्लोबिन की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो अगर पीएच ज्यादा है तो पीएच ज्यादा होने की वजह से जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की वो बढ़ जाती है। अच्छा, हम क्या करते हैं कि जो पीएच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीमोग्लोबिन के, हीमोग्लोबिन की कैरिंग कैपेसिटी पे। अगर पीएच कम है तो कम होने की वजह से प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, उससे जुड़ रहे हैं, तो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा ऑक्सीजन को, तो हीमोग्लोबिन की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो रही है। पीएच कम है तो हीमोग्लोबिन की कैरिंग कैपेसिटी कम है, पीएच ज्यादा है तो हीमोग्लोबिन की कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं जो पीएच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। ये आप देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है टेम्परेचर। जब हम कोई मस्कुलर एक्टिविटी कर रहे हैं तो मस्कुलर एक्टिविटी के दौरान आपको पता है हीट भी एज ए बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है, और ये जो हीट है ये हीट हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देती है। हीमोग्लोबिन अनस्टेबल हो जाता है, हीमोग्लोबिन फौरन ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। हम कह सकते हैं कि बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विल बी डिक्रीज। तो ये मुख्तलिफ फैक्टर हैं जो ऑक्सीजन को आपके मतलब बॉडी फ्लूइड से ब्लड सेल्स के अंदर ऑब्जर्व करने में ये हेल्प कर सकते हैं। दूसरा पार्शियल प्रेशर की मैं बात कर रहा था कि लंग्स से जब ऑक्सीजन आपके ब्लड में एंटर होगी तो लंग्स में पार्शियल प्रेशर हाई होगा, और ब्लड सेल्स के अंदर, ये ब्लड के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है वो कम होगा, तो वो एंटर होगी इसमें। फिर ये ऑक्सीजन आ गई बॉडी कैपिलरीज के अंदर, आर्टरी वाली कैपिलरीज के अंदर या आर्टरीज के अंदर। अब इस ऑक्सीजन ने बाहर आना है बॉडी फ्लूइड में, तो बॉडी फ्लूइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम होता है और आर्टरीज का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है। अब फिर इस ऑक्सीजन ने बॉडी फ्लूइड से बॉडी के सेल्स के अंदर एंटर होना है, तो एंटर होने के लिए बॉडी के सेल्स का पार्शियल प्रेशर कम होता है और बॉडी फ्लूइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है। तो ये पार्शियल प्रेशर की कमी है हमारे बाहर के माहौल से लेकर फेफड़ों तक, ब्लड तक, बॉडी फ्लूइड तक, बॉडी के सेल्स तक, ये एक सीक्वेंस में पार्शियल प्रेशर की कमी आ रही है। तो इस कमी की वजह से जो ऑक्सीजन है आपकी वो इजीली आपके ब्लड सेल्स में एंटर होती है। इसको मतलब किसी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली ये ब्लड के सेल में एंटर होती है। ठीक, अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है बॉडी के सेल से लेकर लंग्स तक। सबसे पहले एक बात बता दूं आपको कि जो ब्लड है हमारा, इस ब्लड में गैसेस का मिक्सचर होता है, इसमें कोई एक गैस नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो ब्लड हमारा हार्ट से निकल के जा रहा है उसमें सिर्फ ऑक्सीजन ही हो, कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो ब्लड हमारा बॉडी के सेल से वापस होके आ रहा है दोबारा हार्ट से लंग तक, जरूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नहीं हो। ब्लड जो हमारा है चाहे वो ऑक्सीजनेटेड है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दोनों तरह के ब्लड मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ गैसेस रखते हैं, दोनों में कोई एक गैस नहीं है, ज्यादा गैसेस होती हैं, उनमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये मेन गैसेस हैं जो ब्लड के अंदर पड़ी होती हैं। अब जब बॉडी के सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंच गई, ऑक्सीजन जाने के बाद बॉडी के सेल्स में कार्बोहाइड्रेट्स टूटे और उनके टूटने के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन थी वो बढ़ गई, और बढ़ने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी फ्लूइड में आई, बॉडी फ्लूइड से दोबारा वो ब्लड में आई। तो ब्लड में आखिर ऐसी क्या चीज है जो उस कार्बन डाइऑक्साइड को पिकअप करेगी? ऐसी क्या चीज है? सबसे जो पहली चीज है वो हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन के पास एक अमाइनो ग्रुप भी होता है, क्योंकि प्रोटीन के बना हुआ डेफिनेटली अमाइनो ग्रुप बहुत सारे होंगे, अमाइनो एसिड पड़े हैं उसके अंदर, अमाइनो ग्रुप बहुत सारे होंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड के अंदर सबसे पहले आरबीसीज के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके अमाइनो ग्रुप से ये जुड़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड अमाइनो ग्रुप से लिंक हो जाती है,
जैसे लिंकअप होगी कार्बन डाइऑक्साइड अमाइन ग्रुप के हीमोग्लोबिन के अमाइन ग्रुप से, इसको हम बोलेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो आपके ब्लड के अंदर जो 20% कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी है जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है बॉडी के सेल से लंग्स तक। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो प्लाज्मा प्रोटीन है। प्लाज्मा के अंदर जो खास तरह की प्रोटीन्स हैं उनमें ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, दूसरी प्रोटीन्स हैं, वो प्रोटीन जो है 5% कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती हैं लंग्स तक उसको लेकर आती हैं। बाकी जो मेन जो ट्रांसपोर्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का ऑलमोस्ट 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपोर्ट होती है वो इस फॉर्म में होती है बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड में एंटर होगी, ब्लड में पानी भी है, प्लाज्मा में 90% पानी होता है, ब्लड में पानी भी है, तो उस पानी के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। जब मिलेगी ये बन जाएगा कार्बोनिक एसिड। जैसे कार्बोनिक एसिड बनता है, ये एसिड टूटता है दो आयंस के अंदर, एक हाइड्रोजन आयन और एक कार्बोनेट आयन। अब ब्लड के अंदर ये दोनों आयन जो है वो फ्लो कर रहे हैं। ये सारा रिएक्शन कहां पे हो रहा है? जहां पे आपके बॉडी के सेल से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुई है आपके ब्लड के अंदर, उस वक्त ये सारा रिएक्शन हो रहा है, जिसमें कार्बोनेट मिली, पानी से मिलने के बाद कार्बोनिक एसिड बन गया, फिर टूटा हाइड्रोजन में और बाइकार्बोनेट आयन में। अब ये आयन की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचेगी आपके लंग्स के पास। आप सपोज करेंगे ये आयन दोनों कार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन ये आ चुके हैं आपके लंग्स के पास। वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड इससे कैसे निकलेगी वो देखें। वो जो हाइड्रोजन आयन थे और आपके बाइकार्बोनेट आयन थे ये वाले, ये दोबारा कंबाइन हो जाएंगे जब आपके लंग्स तक पहुंचेंगे, दोबारा कंबाइन होकर ये बना देंगे कार्बोनिक एसिड। फिर ये कार्बोनिक एसिड स्प्लिट अप होगा दो चीजों में, एक कार्बन डाइऑक्साइड एक वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी है ये वाली डिफ्यूज करके लंग्स के एल्वेलाई में आ जाएगी, एल्वेलाई से बॉडी के बाहर। उसके बाद है कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। जो ब्लड आपका एंट्रियल ब्लड है, यानी जो ब्लड आपका हार्ट से लंग से उसने ऑक्सीजन ली, ब्लड ने वो हार्ट के पास गया, हार्ट के जरिए पूरी बॉडी के पास उसने जाना है। तो जो ब्लड आपका हार्ट से बॉडी के सेल्स तक जा रहा है, उस ब्लड के अंदर सिर्फ 50 ml ऑक्सीजन होती है, 50 ml कार्बन डाइऑक्साइड होती है पर 100 ml ऑफ ब्लड में। अगर 100 ml हम ब्लड का वो लें जो दिल से दूर जा रहा है, तो उस ब्लड में 50 ml क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड होगी। और अगर एक ब्लड है आपका वो वेनस ब्लड है, वो ब्लड आपका बॉडी के सेल से होता हुआ आपके लंग्स तक जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को देने ताकि उसको हम बाहर निकाल सकें, तो उस ब्लड में 54 ml कार्बन डाइऑक्साइड होगी। अगर हम उस ब्लड का 100 ml लेते हैं वेनस ब्लड का जो हार्ट की तरफ लंग की तरफ आ रहा है, तो उस ब्लड का अगर 100 ml हम लें तो उसमें 54 ml कार्बन डाइऑक्साइड होगी। जस्ट फर्क कितना है? फर्क सिर्फ 4 का है। आर्टरियल ब्लड में 50 ml है और वेनस ब्लड में 54 ml है। तो क्या रिजल्ट निकला कि वेनस ब्लड 4 ml एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कैरी करता है बॉडी के सेल से और लंग्स को सप्लाई करता है 4 ml। और दोबारा जब वो ब्लड आपका लंग्स होता हुआ जाता है बॉडी के सेल्स के पास, तो उस वक्त 4 ml जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम होती है। कार्बन डाइऑक्साइड हर वक्त होगी, लेकिन 4 ml का जस्ट फर्क है पर 100 ml की बेस पर। जो आर्टरियल ब्लड जो आपका ब्लड बॉडी के सेल से लंग्स तक जा रहा है उसमें 4 ml एक्स्ट्रा है, और जो ब्लड आपका हार्ट से बॉडी के सेल तक जा रहा है उसमें 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड कम है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इस लेक्चर की। कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।